All of you know that I was discussing a topic called chemical kinetics. Already started. Content of the same I already shared with all of you. So let's have a discussion regarding the topic chemical kinetics. I'm just going to refresh you that what is the meaning of chemical kinetics? The branch of physical chemistry which deals with the study of rates of chemical reactions and their mechanisms in to occur is called chemical kinetics. This is the beginning. So we have to emphasize on an important term, rate of a chemical reaction. Now the thing is, what is the meaning of rate? Whenever a chemical reaction takes place, all of you know that gets reactants get converted into the products, and reactants are written at the left, products are written at the right. सबको समझ में आ रहा है? Hello, please respond. Now it is clear to all of you. Hello, please see on the board. I am going to explain the graphical representation of rate of chemical reaction. And whatever I am discussing at present, that is only for such reactions where we have only one reactant to involve. You got my point? इस समय हम जो भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक रिएक्टेंट हमने लिया है. If the number of reactants are more, then the topic is, the discussion is totally different. Hello. So you got my point. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ऑफ रिएक्टेंट वुड बी गिवन, आपको दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ करो. अब ग्राफ ड्रॉ करना एक टीडियस जॉब है, लेंथी प्रोसेस है, तो पेपर में आपको ग्राफ ड्रॉ किया हुआ दे देंगे वो और कहेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए. तो मैं उसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए बोर्ड पे देखिए, सपोज we draw a graph between time and concentration, and the graph is like this. Graph will always be a curve because with the time interval the concentration will change. When the time would change, the concentration will also be changed. Got it? समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो, प्लीज फोकस. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ जो मिलेगा वो ग्राफ होगा एक कर्व. क्यों होगा? कि विद द change in time concentration will also be changed. You got my point? So both the quantities are going on changing. Both the quantities are going on changing. दोनों चीजें चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन भी और टाइम भी.
तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी कर्व होगा। तो बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है ग्राफ? प्लीज रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट साइड। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ ये ग्राफ जो है मैं बोर्ड पे ड्रॉ किया है, दिखाई पड़ रहा है? अब ये मैंने पॉइंट लिया कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C2, टाइम T1, टाइम T2, गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड? अब ये जो डिफरेंस आएगा ये होगा डेल्टा आर, और ये जो डिफरेंस आएगा ये होगा डेल्टा टी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डी। और अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट निकालनी हो, दैट टाइम इज सपोज टी, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया ये ग्राफ पर, तो मुझे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक कंसंट्रेशन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस की जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट। यू गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? आई विल ड्रॉ द line parallel to concentration axis and line parallel to the time axis. Got it? Got it or not? तो जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना? तो ये आपको द स्लोप ऑफ दिस स्लोप विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस स्लोप। दिखाया ना मैंने बोर्ड पर? प्लीज सी ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है? प्लीज। तो मैंने लिखा है ना इज इक्वल टू माइनस स्लोप, लिखा हुआ है ना आगे कि नहीं लिखा है? तो जो पहला ग्राफ है इट इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द फर्स्ट ग्राफ। यस, स्लोप कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट की फॉर्म में हम रेट लिखते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है? प्लीज रेस्पॉन्ड। डिक्रीज हो तो डिक्रीज को माइनस साइन से शो करोगे कि नहीं? इसलिए ग्राफ देखो ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इफ यू सी द कर्व, कर्व इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यू गॉट माय पॉइंट? On the other hand, if you draw a graph between time and concentration in terms of product, the graph is the second one. ये वाला ग्राफ आएगा देखिए बोर्ड पर, दिखाई पड़ रहा है? Please respond. Please respond from that side. What is the problem? Respond करिए भाई। अब अगर मैं टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करूं तो सेकंड ग्राफ आएगा। नाउ ग्राफ इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए any concentration of product increases when we express the graph in terms of reactants, the concentration of reactant decreases in due course of time, therefore the graph is from top to bottom, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। हेलो, और अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में ड्रॉ करूंगा तो बॉटम टू टॉप के ऊपर जा रहा है ग्राफ, उल्टा हो गया बिल्कुल। देखिए है कि नहीं सेकंड फिगर?
हेलो। अब अगर हमने सी ऑन द बोर्ड दो कंसंट्रेशन कंसीडर कर ली, C1 और C2, इनके बीच का डिफरेंस होगा डेल्टा T, दैट टाइम T1 और T2 इनके बीच डिफरेंस आएगा डेल्टा T। तो R एवरेज, अब मैंने यहाँ प्लस साइन लगा रखा है, देखो, प्लस dP अपॉन dt, बिकॉज प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, C2 माइनस C1, E2 माइनस T1, दिस इज अ फॉर्मूला टू, हाँ, माइनस फॉर रिएक्टेंट प्लस फॉर प्रोडक्ट। माइनस इसलिए लगा कि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, पता होती है कि नहीं? तो डिक्रीज को कैसे शो करोगे आप? और प्रोडक्ट की फॉर्म में हम ड्रॉ करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज को किससे शो कर, तो इंक्रीज को कैसे शो करोगे? प्लस से, इसे प्लस साइन लगा है वहां पर। माइनस तो रिएक्टेंट की वजह, दो ग्राफ है, एक रिएक्टेंट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। हाँ देखो, सॉरी, उसको प्लस कर लो, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, उसको प्लस कर लो। वो अब इसमें मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, एवरेज रेट भी बता रहा हूँ और इंस्टेंटेनियस रेट भी बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस रेट is always at a particular time, average rate for a time interval, got it? दोनों ग्राफ समझ में आ गए? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। अब अगर इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो पेपर में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और आपसे पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। जब टाइम इंटरवल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी तो वो होगी एवरेज रेट। और अगर क्वेश्चन ये आ गया कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पर आप निकालो, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तब आप निकालोगे इंस्टेंटेनियस रेट, गॉट इट? बात समझ में आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट साइड। हेलो, मैं कंटेंट दे चुका हूँ आपको, मैं उस कंटेंट को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ जाए। इसके बाद अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तब क्या करेंगे? If the number of reactants are more than one in a chemical reaction, then how to express the rate of reaction? अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, सी ऑन द बोर्ड प्लीज। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम ये रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर ये रिएक्शन हो, reaction, I am able to see the reaction on the board। मैंने एक रिएक्शन लिखा है, बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, N2 plus 3H2 equal to 2NH3, ये रिएक्शन लिखा हुआ है।
Are you able to see on the board or not? Please respond. Hello. दिखाई पड़ रहा है रिएक्शन? बताइए रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है? खुशी डेविड, खुशी डेविड, is reaction visible? N2 plus 3H2 2NH3। और अगर अब हमें रेट एक्सप्रेस करनी हो इस रिएक्शन की तो हम कैसे करेंगे? सी ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। एक्चुअली रिएक्शन है क्या ना, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ 2 है। तो when we have different stoichiometric coefficient, then we have only one way to express the concentration, and that concentration is said to be a uniform rate expression of rate of reaction। तो देखिए क्या लिखा है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी दिखाई पड़ रहा है? विजिबल। अगर मुझे हाइड्रोजन की फॉर्म में लिखना है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में डिफरेंस है या नहीं है? नॉन है। तो मुझे ये फॉर्म बनाने के लिए कैसे लिखूंगा? माइनस जितने का डिफरेंस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके 3 है या 1 है, तो जितना का डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर दो, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी। In terms of reactants, the rate of reaction can be expressed as minus delta N2 upon delta T is equal to, मतलब यूनिफॉर्मिटी बनानी है, इसे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। किसी को कोई डाउट? हेलो। अब अगर अमोनिया की फॉर्म में लिखनी है तो लिखूंगा रेट in terms of NH3 होगा रेट इक्वल टू प्लस या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं उधर से है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट साइड। So what is the use of discussion? अमोनिया में कितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये तरीका होगा रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हो तो एक यूनिफॉर्म रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें ये प्रोसेस अडॉप्ट करनी होती है, जो मैंने अभी बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन की है। कोई डाउट है किसी को? तो यहां तक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? यस और नो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब हमने
मैंने आपको कंटेंट आज फिर शेयर किए हैं नेक्स्ट टॉपिक के। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन अगर दिया हो तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और या उसकी रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। उसमें पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन और डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यू गॉट इट? हेलो। तो जब भी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करना हो in terms of the concentration, actually the concentration means here is molar concentration। तो आपने 11th क्लास में एक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, पढ़ा है ना? उस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का यहाँ एप्लीकेशन होगा। और ये कहा उस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कहा गया था? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यू गॉट इट? अगर आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को रिकॉल करो तो वो लॉ क्या था? हेलो, इफ यू रिकॉल द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट वाज दैट? बताइए क्या था? हेलो, rate, rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। अगर reactant एक सिंगल रिएक्टेंट है तो, और अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हैं तो क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस। गॉट इट? और तो जब भी हमें किसी भी रिएक्शन की रेट एक्सप्रेस करनी होगी तो हम इसी लॉ को अडॉप्ट करेंगे। और मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कंटेंट आई एम ऑलरेडी सेंड टू यू, प्लीज सी ऑन द बोर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन। लेट्स गो। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी, बी कैपिटल डी। ये मैंने कंटेंट में भेजे हुए हैं आपको नोट्स, दिखाई पड़ रहा है वर्ड पर? तो अगर मैं रेट लिखूंगा तो लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। A and B are the reactants, but stoichiometric coefficients are small a, small b. So, rate is directly proportional to the molar concentration of A raised to power small a and molar concentration of B raised to power small b। ऐसे लिखूंगा इसको। जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतनी पावर इनके ऊपर रेज कर दी जाएगी। और कंटेंट में देखो लिखा भी है ए बी सी एंड डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो क्या लिखूंगा मैं? रेट इज इक्वल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power x, concentration B to the power y। Got it?
जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उतनी पावर आपको मोलर कंसंट्रेशन पर रेज करनी होगी। Got my point? Are you getting my point or not? Hello, please respond. Guys, respond from that side. अब जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो लिखूंगा 8 इज इक्वल टू k concentration of a to the power x, concentration of b to the power y. What is k? K is called rate constant, but is also called specific rate constant. Got it? अब इस इक्वेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। पहले इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इसका मतलब बता दूं। ये जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रेट, इस तरह से रेट को एक्सप्रेस करने को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। यू गॉट माय पॉइंट? द वे वी हैव एक्सप्रेस द रेट, it signifies the rate law expression or rate expression. कोई डाउट? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज एक्सपोनेंट्स x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. This is a very important aspect to understand. जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन की रेट में जो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो पावर रेज करते हैं रेट उनके ऊपर डिपेंड करे। वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यू गॉट माय पॉइंट? अब इसी चीज को अगर मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा माइनस टी आर अपॉन डी टी रेट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड डी आर अपॉन डी टी के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये डी आर ये दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? Hello, differential form of expressing the rate of reaction. Got it? बात समझ में आ रही है? कंटेंट मैंने आपको भेजे हुए हैं। अब हम इस चीज को समझेंगे कि where x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficient, how it can be understood. So I have given an example in the content that I have sent to you. Try to understand from that example. Then I will be back tomorrow at the same time. But before I leave, I am going to discuss this reaction 2NO plus O2. See on the board, all of you. मैं एक चीज समझा रहा हूं कि रेट एक्सप्रेशन में जो आपने पावर रेस की हुई है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की, वो लिखा ना वेयर x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. I am going to explain this particular aspect. See on the board. 2NO plus O2. 2NO. We can measure the rate of this reaction as a function of initial concentrations either by heating
the concentration of one of the reactants constant and changing the concentration of the other, or by changing the concentration of both the reactants. अगर हमें एक रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में हम एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और दूसरी कंसंट्रेशन को चेंज कर दें या दोनों की कंसंट्रेशन चेंज कर दें. It is clear from the above table that when the concentration of NO, आपने अगर प्लीज रिस्पॉन्ड, आपके पास कंटेंट दिया हुआ है ना मैंने. All of you are having the content of this topic or not? तो जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो, तो अगर हमें उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसके लिए हम एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि हम किसी एक की कंसंट्रेशन, देखो टेबल में देखो, concentration of NO 0.30, then concentration of O2 0.30, then initial concentration 0.096. concentration initial मतलब concentration upon time, इस तरह से हम निकालते हैं. तो ये जो एस्पेक्ट है कि भाई x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficients, this is very important to understand. मैं इसको एक रिएक्शन से समझाता हूँ तब शायद क्लियर हो. मैंने बोर्ड पे रिएक्शन दिखाया हुआ क्लियर है? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. अगर कोई रिएक्शन ऐसा दिया हो जिसको हम कई पार्शियल रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तो फिर हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे या देखिए, अगर मैं ये एक्सप्रेशन का कांसेप्ट लूं तो मिलेगी रेट इक्वल टू डेल्टा N2 by डेल्टा V टू द पावर 2. ये लिखेंगे ना. तो मैं कह रहा हूं अगर हमें इसकी रेट लिखनी हो तो रेट में एक्सप्रेशन ऐसी तो अप्लाई होगा जो मैंने लिखा है बोर्ड पर अभी. रेट इज इक्वल टू डेल्टा इंटू 5 टू द पावर 2 अपॉन डेल्टा टी. ऐसे लिखोगे ना रिएक्शन की फॉर्म में. लेकिन ये एक्सप्रेशन गलत है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ. अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ. मैं इस रिएक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ. अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस चेंज हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. देखो जब मैंने इस रिएक्शन को दो रिएक्शन में छोड़ा, ये तो हो गया इक्वेशन 1. फिर मैंने लिखा N2O5 2NO2 प्लस 2NO2 प्लस O2. ये इक्वेशन नंबर 2. जो मैंने दो रिएक्शन लिखी है ये समझ में आ रहे हैं?
Yes, guys. Hello. Now the board is visible. Need a small number side. इस रिएक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो ये रिएक्शन आ जाएगा। बट तो जब हम इसकी रिएक्शन को ब्रेक कर सकते हो तो जो पहला स्टेप होगा वो स्टेप होगा स्लो स्टेप और जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा फास्ट। बट प्लीज रेस्पॉन्ड। तो जब भी हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्लो स्टेप। सो द रेट इज इक्वल टू concentration of K and D N2O5 upon dt। ये एक्सप्रेशन आएगा रेट एक्सप्रेशन। व्हाट इट दिखाई पड़ रहा है? पहले हमने अब देखो यहां पर अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करता तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 2। तो उतनी पावर मुझे रेज करनी होती और अब मैं पावर रेज नहीं कर रहा, ये कर रहा हूं। एम आई रेजिंग द पावर? क्या मैंने यहाँ पर पावर 2 रेज करी है? प्लीज रेस्पॉन्ड। हेलो गाइस। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। दिस इज द मीनिंग। यू गॉट इट? ये मतलब है इसका। तो ये जो मैंने अभी लिखा है इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। हाउ टू राइट द मैकेनिज्म केमिकली on the basis of chemical kinetics, how the mechanism of a reaction can be written. You got it? I will take some more examples later on, but at this time of discussion, you should know that it is not possible that whatever powers we are going to raise on the molar concentrations, they should be equal to the stoichiometric coefficients. ये चीजें दिमाग में बैठाइए आज, ठीक है? So now it is all about today's discussion. Go through the notes and then I will proceed further tomorrow. If anybody is having any query, he or she may ask his or her doubt tomorrow. Okay? Okay, guys? Thank you, guys. ठीक है बेटा? हेलो, थैंक यू।